आज से मतलब अभी से जो कंटिन्यू करेंगे वो टॉपिक, आगे वाला टॉपिक थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आगे जो हमने कंप्लीट किया था फेरेडे एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ फेरेडे एक्सपेरिमेंट। पहले फेरेडे एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ फेरेडे एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद लेंज लॉ, उतना हमने कंप्लीट किया था। क्लियर? आज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन होती है और उस मोशन के हिसाब से ईएमएफ प्रोड्यूस होना, उसको मोशनल ईएमएफ बताया जाएगा। इस टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने डिफरेंट रीजन नहीं दी किस किस डिफरेंट केसेस के अंदर इमोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन थोड़े बहुत जो कंटेंट है जो काम में आएंगे, मतलब कंप्यूटर के हिसाब से या दूसरी साइड में कहीं भी पूछेंगे, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सपोज दो ऑब्जेक्ट है, किसी एक को मोशन करा है, सेकंड को स्टडी रखा, सेकंड मोशन करा है, फर्स्ट स्टडी, ये दोनों को रिलेटिव मोशन कराएंगे तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है मोशनल ईएमएफ। सेकंड चीज क्या है कि सपोज चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जेक्ट रखा, चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड मतलब रिवर्स से आप करंट इंक्रीज डिक्रीज करते रहेंगे, और दो कॉइल है, फेरेडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, दो कॉइल रखी थी, किसी के अंदर बैटरी था, सेकंड के अंदर गैलेंट। फर्स्ट के अंदर जो बैटरी थी वहां रियोस्टेट से आप इंक्रीज डिक्रीज करते रहेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे ना, तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि सेकंड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, एसिड सेकंड के साथ एसिड मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होती रहेगी और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। थर्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट मोशन करो, किसी कॉइल का आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएंगे तो इसका मतलब जैसा जैसा मोशन करेगा उसके साथ एसिड फ्लक्स चेंज होगी और इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, एक और भी चीज है कि सपोज नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में कॉइल रोटेट करो, पहले फील्ड फिक्स थी, कॉइल पोजीशन चेंज करती है, कभी कॉइल फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज है, सभी कंडीशन के अंदर मोशनल ईएमएफ मिलता है। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन उन लोगों ने बताई कि ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो। एज फॉर एग्जांपल, दो पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में सपोज हमने कोई कॉइल रखी, उसकी डायमेंशन चेंज होती है। ऐसे तो हम सोचेंगे कभी डायमेंशन थोड़ी चेंज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डायमीटर वो अपने आप चेंज नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने जो बताया उस कंडीशन के हिसाब से पॉसिबल है। उन लोगों ने क्या बताया कि सपोज इस टाइप की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होगा, इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, इनसाइड, क्रॉस करके दिया इसलिए, डॉट होता तो आउटसाइड मिलता। ओके, इसके ऊपर हमने एक यू शेप वाली एक फ्रेम रख दी, इस फ्रेम के ऊपर एक मेटालिक रॉड है और ये मेटालिक रॉड सपोज इस डायरेक्शन में मोशन करता है। मेटालिक रॉड की लेंथ और ये जो डिस्टेंस है वो x इक्वल टू 0 टू x से कंसीडर कर सकते हैं। सबसे अंदर की ओर आएगा, इसका मतलब इसकी लेंथ तो है, ब्रेथ चेंज होगी। इनिशियली चेक करो, इनिशियली इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ l इंटू x, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर आएगा x डिक्रीज होता जाएगा, एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। अब बी ए कॉस थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर भी इनसाइड लेंगे। एक चीज याद रखो, ये ऐसा वर्ड यूज कर सकते थे वो लोग, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हमने यू शेप फ्रेम रखी है। फिर से बोलो, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर यू शेप फ्रेम रखी है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, परपेंडिकुलर क्या रखा हमने, यू शेप फ्रेम। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो एरिया वेक्टर वो भी क्या लेंगे, इनसाइड, तो बी इनसाइड, ए इनसाइड, थीटा इक्वल टू 0, सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब बी एल एक्स, बी एल एक्स।
ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब सपोज ये जैसे से अंदर जाएगा एक्स चेंज होगा, और एक्स चेंज होगा तो हम फेरेड लॉ यूज करेंगे। E इज इक्वल क्या लिखते हैं, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ऐसे भी जो अंदर की ओर जाएगा, चलो पहले यहाँ माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ क्या लिखेंगे, बी एल आर एक्स। एक्स डिक्रीज होता है तो माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा प्लस। टेक्स्ट में मेरे ख्याल से उन लोगों ने माइनस बता ही नहीं, चेक करो उन लोगों ने माइनस नहीं लिखा, और माइनस लिखा है तो ये एजम्पशन लिखी होगी, यस लिख के दिया, चलो माइनस है तो ये माइनस माइनस लिखा। अब देखो बी और एल कांस्टेंट, dx upon dt, derivative of distance with respect to time is called velocity, so bl माइनस bl, और इसको लिखेंगे माइनस v। क्यों, x डिक्रीज होता है वेलोसिटी माइनस में आएगी, x इंक्रीज होता है वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एंड देयरफॉर e इज इक्वल टू, इसको मोशनल ईएमएफ बताया जाएगा, ऑब्जेक्ट की मोशन से मिलने वाली ईएमएफ, इसका e इक्वल टू blv, E is equal to BLV। ओरिजिनली इसकी फॉर्मूला E इक्वल टू BLV, क्योंकि ये तो हमने थीटा इज इक्वल टू 0 ऐड कर दिया, इसलिए थीटा ऐड नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से होती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड एरिया वेक्टर, सो थीटा इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू BLV। ये मोशनल ईएमएफ के लिए होता है। ओके क्लियर। तो जब आप देखो समझो, जब आप टेक्स्ट में डायग्राम भी चेक करेंगे ना, तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से इस डायग्राम के अंदर करंट की डायरेक्शन दी है, इस तरह से ड्रॉ करके दिया है कि जब ये रॉड मोशन करेगा तो इस तरह से आपको करंट पास होता मिलेगा। अब इस तरह से करंट पास होना मतलब कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ये कौन सा हुआ क्लॉकवाइज, मतलब हमारी ओर जो दिखाई देता है वो साउथ पोल है, साउथ पोल अंदर होगा, साइड वाला, हाँ साउथ पोल होगा हमारी ओर, ओके हमारी साइड वाला साउथ पोल होगा, अंदर वाला क्या होगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। ओके लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इधर नॉर्थ उधर साउथ, हो सकता है ऐसा बराबर। तो ये जो इन लोगों ने डायग्राम बताई थोड़ी कंफ्यूजन वाली, लेकिन चेक करो इस तरह से करंट पास होने का मतलब क्या होगा, हमें साइड साउथ पोल, अंदर की साइड क्या होगा नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है यहाँ से अंदर की ओर, यहाँ से कहाँ होना चाहिए अंदर की ओर। ओके उन लोगों ने करंट इस तरह से ड्रॉ करके दिया है, डायग्राम में चेक करो और ये पढ़ो। उन लोगों ने सबसे पहली क्वेश्चन यही बताई, derive the equation E is equal to minus BL of a motional EMF with the help of stable example, or derive the equation of the induced EMF in a rod with slide on a two side of U-shaped frame is perpendicular to the magnetic field। 11 नंबर क्वेश्चन है, और 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर लास्ट उन लोगों ने यही कंप्लीट करके दिया, E is equal to BLV, ठीक है, dx upon dt is equal to minus v here, increase in time x decrease, टाइम इंक्रीज होगा तो x क्या होगा डिक्रीज, और x डिक्रीज होगा इसका मतलब dx upon dt माइनस v, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब उन लोगों ने प्रूव करने के लिए तो आपको क्या बताया था, क्या प्रूव करा था, E is equal to माइनस BLV। चेक करो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है मेरे ख्याल से E is equal to माइनस BLV, और प्रूव तो प्लस किया। चलो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लो, एक बार उसको कंप्लीटली पढ़ लो।
पढ़ लिया? हाँ सर। उसने पॉजिटिव लिख के दिया BLV, BLV। ओके, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। करंट की डायरेक्शन जो मैंने ड्रॉ की वो प्रॉपर की थी, आपको 2 बार ऐसे घुमा के बताया। कौन सी साइड होगी वो भी मैंने एक्सप्लेन करके दी। इसका मतलब आपने टेक्स्ट बुक में किसी ने नहीं देखा। चेक करो, ऐसा ड्रॉ करके दिया। बराबर है। अब इस तरह से ड्रॉ करके दिया है। मोशनल ईएमएफ वाली थियरी टेक्स्ट बुक में चेक करो, डायग्राम बनाया होगा और डायग्राम के अंदर इस तरह की करंट की डायरेक्शन दी होगी। करंट जब इस तरह से पास होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट पीरियड में जो पढ़ा वो याद नहीं रखा, आज जो बताया वो भी याद नहीं रखा। सिंपल चीज है कि सपोज इस पहले मैंने बताया कि क्लॉकवाइज होगा, इसलिए अपनी और जो होता है वो साउथ पोल बनेगा, अंदर वाला नॉर्थ पोल। बाद में ऐसी भी एग्जांपल दी कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होता है कि सपोज आप इधर देखो, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है मतलब ये नॉर्थ पोल है, अंदर वाला साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए। वो किसने बताया था? लेंज ने ही बताया था। तो मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया कि चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगा, तो बोले कि बराबर है। डायग्राम चेक करो तो कि बराबर है। कहाँ ऐसा है? टेक्स्ट बुक की डायग्राम में चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब क्या होगा? हमारी साइड जो बनता है वो नॉर्थ पोल है, अंदर वाला क्या होगा? साउथ पोल होगा। और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, साउथ के सामने साउथ बनेगा। क्लियर? हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपने इसलिए पढ़ा होगा, ये दर्पण से पढ़ लिया होगा। सही बात है ना? चेक करो। यस हाँ सर। हाँ, दर्पण से पढ़ लिया होगा। दर्पण के अंदर एक गलत ड्रॉ करके दिया है, इसमें करेक्शन करो। दर्पण में जो ટેક્સ્ટ डायग्राम બુકમાં बना બી ना, દર્પણ જેવી જ ફિગર છે પણ सेमा ટેક્સ્ટ બુકમાં नहीं नहीं नहीं, टेक्स्ट बुक में एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है। 212 पेज के ऊपर दिया है, 212। मैं देख टेक्स्ट बुक से आपको बता रहा हूँ, 212 में बताया है। और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो मैं लॉन्ग टाइम પછી ओके, पता चल गया। ये प्रॉपर चीज होनी चाहिए क्योंकि सभी चीज वेक्टर है, और वेक्टर इसलिए आपको इसको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाती है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब आपको पता चल जाता है कि आपकी ओर नॉर्थ पोल होगा, अंदर की ओर साउथ पोल होगा। ओके, तो नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए, साउथ के सामने साउथ बनना चाहिए। ये किसने बताया? लेंज ने। तो हमने बताया कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो तरह दिमाग में आना चाहिए इस साइड नॉर्थ पोल होगा, उधर साउथ। और इस साइड नॉर्थ होने का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होना चाहिए। क्लियर हो गया ये? बराबर। तो ये उन लोगों ने मोशनल ईएमएफ की फॉर्मूला दी, मोशनल ईएमएफ के लिए फॉर्मूला दी। अब एक चीज और भी उसने बताया कि एक्सप्लेन द मोशनल ईएमएफ बाय द लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री चार्ज। ओके, चलो ये भी एक्सप्लेन कर दें। इसमें 2-3 पॉइंट्स उन लोगों ने बनाए हैं। सपोज मान लो कि ये यू शेप फ्रेम नहीं है, मेरी बात सुनो, ये यू शेप वाली फ्रेम नहीं है। सपोज ये यू शेप वाली फ्रेम नहीं, सिर्फ मैं रॉड ऐसे रोटेट इस डायरेक्शन में मोशन कराऊंगा। सपोज इस रॉड को आप इस डायरेक्शन में मोशन कराएंगे तो रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पे लगने वाली फोर्स F इज इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B। ये लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, सो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब चेक करो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। देखो ये इस तरह से बता रहा हूं, मेरी और वेलोसिटी इनसाइड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों को परपेंडिकुलर राइट हैंड स्क्रू रूल से फोर्स लगेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल से। ओके, अब सपोज मान लो कि इस तरह का, मतलब ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड
राइट हैंड स्क्रू घुमाएंगे V2B मतलब इस तरह से ऐसे घुमाएंगे तो किस और मोशन होगी? वेलोसिटी इस साइड, मेरे साइड वेलोसिटी है, इनसाइड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो V2B इस तरह से स्क्रू घुमाना है ऐसे, कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। हाँ ओके, सर। डाउनवर्ड। लेकिन ये जो चार्ज है ना वो नेगेटिव है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड। ऊपर। ओके, तो सब इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ होंगे, इस तरह का होना चाहिए। सपोज आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो बराबर, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ सिंपलिसिटी से बताया, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं बताया। उन लोगों ने चेक करो उसमें लिख के दिया है, डायग्राम भी बनाया होगा और एक्सप्लेन करके दिया होगा। एक मिनट, टेक्स्ट बुक से ही बता रहा हूँ इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं, डायग्राम नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। उन लोगों ने डायग्राम नहीं दिया और सिर्फ चार्ज लेके ही कैलकुलेट किया है। ओके, सपोज आपने यहाँ ई करके लिख दिया, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बात की बात है, सिर्फ आपको पॉजिटिव चार्ज करके लिख दिया, तो चेक करो कि पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स कहाँ होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है। ओके, वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर होगी, ये क्या होगा? तो V क्रॉस B ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, V2B ऐसे रोटेट करेंगे तो कहाँ जाएगा? अपवर्ड। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर Q पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ सब पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ अपने आप मिलेगा। उन लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ Q करके लिखा है, Q मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए। V क्रॉस B, ये V है ये B, परपेंडिकुलर मतलब अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड मिलेंगे, नेगेटिव कहाँ मिलेंगे? डाउनवर्ड। इसका मतलब अपर एंड ऑफ रॉड इज अ पॉजिटिव एंड लोअर एंड ऑफ रॉड इज अ नेगेटिव। मतलब सिर्फ रॉड यू शेप फ्रेम नहीं है, सिर्फ रॉड आप ऐसे रोटेट करेंगे ना तो भी यहाँ सब पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे और यहाँ सब नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। इसका मतलब अपर एंड पॉजिटिव तरह के बिहेव करता है, लोअर एंड नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये बैटरी है और बैटरी सोर्स मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन मिलेगी जो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर? तो ये चीज भी उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दी है कि ऐसा जरूरी नहीं कि यू शेप फ्रेम होनी चाहिए और रॉड मोशन करेगा और तब जाके मिलेगा। सिर्फ रॉड, यू शेप फ्रेम, सिर्फ रॉड भी आप रोटेट करेंगे तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगेगा और फ्री चार्ज सपोज क्यू है और उसके ऊपर फोर्स लगा तो V क्रॉस B से लगेगा, रॉड इस डायरेक्शन में जाएगा, B इनसाइड है, V क्रॉस B रोटेट करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अपवर्ड, नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड। तो यहाँ सब पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज होंगे। अब सिंपल चीज है, पॉजिटिव चार्ज तो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी यहाँ इकट्ठे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मतलब इकट्ठे होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज अपने आप ऊपर वाले एंड पे प्रोड्यूस होता है और इसलिए रॉड की ऊपर वाली एंड पॉजिटिव, नीचे वाली एंड नेगेटिव बनती है। ओके, और ये चीज प्रॉपरली आपको कंप्लीट करना है ना तो दर्पण के अंदर मेरे ख्याल से टॉपिक लिख के दिया होगा। देखो, give the explanation of reason behind the origin of the motional induced EMF। क्वेश्चन नहीं है, बॉक्स करके एक्सप्लेनेशन दी है, बॉक्स करके इसमें यही चीज उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दी है विथ डायग्राम। क्लियर? कि जरूरी नहीं कि यू से फ्रेम होनी चाहिए और रॉड मोशन करेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ रॉड मोशन करेगा तो भी अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव बनेगा। सिर्फ रॉड की मोशन से दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बताया जाएगा, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, और बाद में उन लोगों ने 12 और 13 तो दिया है लेकिन 12 13 में इतना ज्यादा क्लियर लिख के नहीं दिया। ओके, सिर्फ 12 लिखना, 13 की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा? 12, 11 और 12 लिखना, 13 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों क्वेश्चन में पता चला 11 और 12। अब एक चीज और, रॉड मोशन करता है v वेलोसिटी से, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैकेनिकल पावर और रॉड की मोशन से मिलने वाली इलेक्ट्रिक पावर क्या दोनों इक्वल है?
मतलब रॉड की मोशन जो होती है वो मैकेनिकल पावर से, और सभी मैकेनिकल पावर टोटली इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होता है। तो उन लोगों ने इसके लिए प्रूव्ड है द मैकेनिकल पावर which is needed to move the rod in uniform magnetic field is converted into electrical power। ऐसे उन लोगों ने थियरी दी। एक तो सिंपल चीज है कि दोनों पावर की वैल्यू का फॉर्मूला पता करनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्मूला कौन कौन सी है? इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला VI। ओके, P is equal to, okay, chapter number 3, P is equal to VI, second I square R। I स्क्वायर square R and then V square by R। तीन फॉर्मूला थी। ओके, फर्स्ट वाली फॉर्मूला से हमको लिख सकते हैं, फर्स्ट वाली फॉर्मूला से कि पहले तो सपोज आप ओम्स को यूज करेंगे, E is equal to IR, यहाँ V नहीं लिखेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ इंड्यूस EMF है। इलेक्ट्रिक करंट I is equal to E by R, but induced EMF is a BLV upon R। इंड्यूस EMF कौन सा होगा? BLV upon R। ओके, अब जो भी फॉर्मूला यूज करनी है जिससे हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहे तो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैकेनिकल पहले उन लोगों ने मैकेनिकली कंडीशन कंसीडर करके दी है। अब मैकेनिकल पावर, जब आपने इलेक्ट्रिक पावर का मैकेनिकल पावर के लिए फोर्स इनटू वेलोसिटी, सपोज याद हो तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज अ पावर। तो पहले तो करंट कैरिंग रॉड पे लगने वाली फोर्स क्या होगी? F is equal to IL क्रॉस B, F is equal to IL क्रॉस B। लेकिन हमने तो यू शेप वाली फ्रेम के लिए लिखा, यू शेप वाली फ्रेम में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और रॉड इस तरह से होगा। ओके, सो F is equal to ILB sin 90, बिकॉज ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयरफॉर F is equal to ILB। तो मैकेनिकल पावर F इज अरे पावर की F इनटू क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। F की फॉर्मूला क्या होगी? मास इनटू एक्सीलरेशन ILB, ILB। ओके, इनटू I इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, देखो BLV अपॉन R इनटू ये भी क्या होगा? BLV ही होगा। मैंने कौन सी फॉर्मूला रखी? I की। सो पावर P इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर बाय R। ये मैकेनिकल पावर है, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलो सिमिलर इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पावर में कौन सी फॉर्मूला लेंगे? किसी भी फॉर्मूला से हो सकता है, लेकिन कौन सी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर? फर्स्ट वाली, देखो किसी भी V I, चलो इससे कंप्लीट करना है। V इंटू I, V मतलब वेलोसिटी नहीं है, EMF है। EI लिखेंगे तो भी चलेगा। E इंटू I का मतलब BLV अपॉन R, E इज इक्वल टू BLV, BLV अपॉन R। ये इलेक्ट्रिकल पावर है, सो इलेक्ट्रिकल पावर B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर बाय R। इससे भी हो जाएगा। सपोज ये नहीं, आपने ये वाली फॉर्मूला यूज की, कोई बात नहीं, इससे भी हो जाएगा। I स्क्वायर R, ओके, I की फॉर्मूला BLV by R whole square into R, so B square L square B square R square into R। so now B square L square B square by R। किसी भी फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, ये सेकंड नंबर वही मिलने वाला है। इसका मतलब मैकेनिकल पावर टोटली कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब रॉड मोशन करेगा, जो मैकेनिकल पावर आप यूज करेंगे वो पूरा पावर इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां तक उन लोगों ने एक कंपैरिजन दी। अब सबसे पहले एक काम ये करना है, 13 नंबर भी, सॉरी 12 नंबर लिखना है, 13 नहीं लिखना है, 12 भी एक बार पढ़ लेना और 14
दोनों फटाफट पढ़ लो। 12R सर इसमें इंड्यूस्ड करंट फॉर्म होता है? हमें म्यूट छो। एक मिनट, किसमें ये वाले लूप में इंड्यूस्ड करंट फॉर्म होगा? ये लूप वही है, समझो ये लूप वही है, मतलब यू से फ्रेम है और इसके ऊपर रॉड जब मोशन करेगा तो रॉड की अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव। ओके, मतलब बैटरी से करंट पास होगा, सिमिलरली पॉजिटिव टू नेगेटिव तरह से हमने करंट की डायरेक्शन ड्रॉ की थी। ओके, तो वही तो अगर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो करंट प्रोड्यूस होगा और इसलिए करंट की डायरेक्शन इस तरह से रखनी है। इस तरह से रखने का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ मतलब हमारी ओर नॉर्थ पोल होना चाहिए, अंदर वाली ओर साउथ पोल होना चाहिए। तो चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड भी इनर साइड है, मतलब नॉर्थ टू साउथ, सभी चीज मैच हो जाएगी। सपोज कंटेंट क्लियरली आप चेक करेंगे तो आपको सभी चीज मैच मिलेगी। सपोज आपको इस तरह की डायग्राम दी, क्रॉस करके बताया और सिर्फ फ्रेम ड्रा करके दिया, बताओ कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है, तो तरत दिमाग में आना चाहिए करंट की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मतलब हमारी और नॉर्थ पोल, अंतर की और साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ, तो हमारी और फ्रेम के ऊपर नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए। और नॉर्थ पोल बनाने की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करेगा। इधर नॉर्थ है तो इधर सामने नॉर्थ बनेगा, अंदर साउथ है तो उस साइड पे साउथ बनेगा। मतलब यहाँ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ मतलब करंट पास होगा, और इसलिए करंट की डायरेक्शन बताई थी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इसके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक न्यूमेरिकल ऐसा है जो बस ये एनसीईआरटी बुक में ही नहीं है, मानो सब, बाकी 1985 से उस सिलेबस में था। जब से फर्स्ट टाइम, मतलब इनिशियली इंडिया लेवल पे आप चेक करोगे हर स्टेट के लिए 12th कॉमन किया था 1985 में, और तब जो सिलेबस आया था ना, तब से बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल है हर साल थे, मतलब एनसीईआरटी की बुक में नहीं आया लेकिन गुजरात बोर्ड की बुक में था ऐसे भी न्यूमेरिकल। इसमें ये कंटेंट है कि रॉड अकेला जब रोटेट होता है तो कैसे करंट पास होगा, वो न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है गुजरात एग्जामिनेशन में भी ऐसी क्वेश्चन पूछे। यस सर। आप लोग जो संडे टेस्ट दें ना, वो देखने वाली बात होती है कि बहुत सारे लोग हाँ अपनी रिजल्ट रख देते हैं आप लोग कि इतने मार्क्स इतने मार्क्स है, लेकिन वो टाइमिंग से पता चलता है कि कितनी टाइमिंग में आपने कंप्लीट किया। इतनी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बराबर। कॉम्पिटिटिव की एक मतलब 1 आवर के अंदर कंप्लीट करना है, तो बहुत सारे लोग फटाफट फटाफट लिख दिया, मतलब कह दो मार्क्स बाद में रख देखे इतने मार्क्स आ गए, लेकिन वो प्रिंट में तो पूरा आता है कितने टाइमिंग में लिखा, कौन से ऑप्शन राइट है, कौन से गलत हुए, बराबर। इसके प्रॉपरली इसको काम करके लिखना है, ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट कंप्लीट करना है। क्योंकि इस बार गुजरात एग्जामिनेशन सबसे इजी थी मेरे हिसाब से, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि जो 11th में भी और कॉमन लॉजिक से मिल जाएंगे। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नॉर्मल ही है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तक कंटेंट आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके प्रॉब्लम रहेगी। तो ये टेक्स्ट बुक के कंटेंट पूछ लिए लेकिन हम वो जानते ही नहीं, पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, पावर वाली क्वेश्चन पढ़ ली कि बाकी 14 नंबर क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया कि बाकी? हो गया। बाकी सबको बोलना पड़ेगा ना कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। आएगा सर, वांची Yes, गाड़ी। sir. ओके ओके ओके, मोशनल ईएमएफ से इतना। आगे जो हमने पढ़ा था फैराडे एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ फैराडे एक्सपेरिमेंट, बाद में फैराडे लॉ, लेंज लॉ, वो इनिशियल में था। आज जो हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ, ऑब्जेक्ट की मोशन से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ओके, इसकी मेन कंटेंट कहाँ है तो वो भी बताया, कैसा झरने की यूज से फ्रेम होनी चाहिए, सिर्फ ब्रॉड मोशन करेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पे लगने वाली फोर्स से अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव बनता है। कब? जब रॉड अंदर आता है तब। रॉड बाहर गया तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, समझो मेरी बात। हाँ, तो फिर से वो चार्ज की राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे तो पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अंदर वाली, अंदर की ओर जब ये रॉड होता है तब ये अपर एंड पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव इस तरह से रहता है। ओके, चेंज किया दोनों एंड चेंज हो जाएंगे। मतलब उसके बाद कंपेयर किए, रॉड जब मोशन करे तो मैकेनिकल पावर से होता है। जब तक मैकेनिकल पावर नहीं देंगे ये रॉड मोशन नहीं करेगा, लेकिन जो मैकेनिकल पावर हमने दिया वही मैकेनिकल पावर पूरा इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंपैरिजन हम लोगों ने दी। ओके, मैकेनिकल पावर के लिए सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स, किसके ऊपर? रॉड पे लगने वाली फोर्स, वो कैलकुलेट की और F इंटू वी किया। और F इंटू वी करने से डी स्क्वायर बाय आर, ये मैकेनिकल पावर की फॉर्मूला है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पावर की जो तीन फॉर्मूला से दो से हमने कंप्लीट कर लिया कि किसी भी फॉर्मूला का यूज करो, यहाँ भी आंसर डी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर ही मिलेगा। मतलब कंपैरिजन से पता चलेगा मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसमें एक और एक्स्ट्रा टॉपिक दिया, एक डिफरेंट कंपैरिजन दी है, ये कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब मोशनल ईएमएफ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर की थ्योरी में ज्यादा कुछ है ही नहीं। सपोज आप ये थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो 50% चैप्टर भी हो जाएगा थ्योरी के हिसाब से। लिखा है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन द इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइनस नहीं लिखना है इसलिए मैंने मोड ऑफ करके लिखा। एंड दैट इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? आई आर। बट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड डेल्टा टी कैंसिल करो, डेल्टा फाई। ओके, तो इसका मतलब एक तो ये वाली फॉर्मूला से पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, सो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू change in sorry delta phi is directly proportional to लेकिन सपोज डेल्टा क्यू लिखना है, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर। बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में इससे भी है। फ्लक्स देंगे, रेजिस्टेंस देंगे और चार्ज की वैल्यू पूछेंगे, ऐसे कैलकुलेट हो सकता है। The relation between, क्या लिखा था? There the relation between the induced charge and change in magnetic flux. Induced charge and change in magnetic flux directly proportional to रहेगा। Proportionality constant की जगह हम R लिख सकते हैं। Clear? लिखा कि induced charge is only depend on the change in flux, but it does not depend on the rate of change of flux. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डिवाइड बाय डीटी, इस पे डिपेंड नहीं करता। फिर से बोल रहा हूं, द इंड्यूस्ड चार्ज ओनली डिपेंड ऑन चेंज इन फ्लक्स, नॉट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी तो बाद में ईएमएफ हो जाए, इस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? कोई डाउट? इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं समझना तो।
ये 14 और 15 नंबर है। ओके, आज थियरी के लास्ट टॉपिक आएगी एडी करंट। एडी करंट में दो चीजें, एक्सप्लेनेशन ऑफ एडी करंट और सेकंड यूज ऑफ एडी करंट। इतना कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब कि बाद में कुछ नहीं बचता इस चैप्टर के अंदर। दो टाइप के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड जनरेटर, 3 टॉपिक है, थियरी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये एडी करंट सबसे पहले तो एक्सप्लेन कैसे किया जाए कि सपोज आपने कभी करंट पास होता देखा होगा, तो रॉड होगा, वायर होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट में करंट पास होता है। लेकिन कभी अनइवन मेटालिक शीट में करंट पास होता है तो किस तरह से पास होगा? सपोज इस टाइप की एक मेटालिक शीट है, इससे करंट पास हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या? रोड होगा तो बताएंगे इधर जाएगा या वापस आएगा, वायर में भी इस डायरेक्शन में या वापस। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर तो बताइए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब करंट प्रोड्यूस होता है ना, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव्स की तरह जिस डायरेक्शन में कम रेजिस्टेंस होगा, लोअर रेजिस्टेंस होगा या लेस रेजिस्टेंस, उसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल उन लोगों ने क्या बताया, इस ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली फॉल करो बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसका मतलब वो चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली फॉल होगी विद एक्सेलरेशन g। लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से वेव की तरह, जैसे पानी में पत्थर डाला और कैसे वेव्स बनते हैं, उस तरह से अपने अलग अलग डिफरेंट वेव जैसे बनते, इस डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है स्प्रेड होने लगेंगे ऐसे वेव की तरह। इस टाइप की करंट को एडी करंट बताया जाता है। स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं जाएगा, डिफरेंट है पूरी करंट। जो मतलब करंट पास होने की जो मेथड है वो टोटली डिफरेंट है। ओके, मतलब जैसे पानी में पत्थर रखेंगे कैसे वेव की तरह पास होता है, इस तरह से पास होगा। लेकिन इस और जाएंगे कि जहां उसको रेजिस्टेंस कम मिलता है। क्लियर? तो इस टाइप के करंट को एडी करंट बताया। उसने लिखा कि सबसे पहले फ्लिकर ने ये करंट ऑब्जर्व किया था। फ्लिकर ने एक्सप्लेन करके दिया था। एक चीज नॉर्मल है कि सपोज आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्री फॉल करेंगे, जैसे अंदर जाएगी इसके साथ एस्ट्रेट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और उसी करंट को उन लोगों ने एडी करंट बताया, क्योंकि वो नॉर्मल करंट की तरह नहीं है, इस तरह से पास एडी करंट। और ये नेचुरल फिनोमिना है। ये सेकंड नंबर नेचुरल फिनोमिना, पहली नेचुरल फिनोमिना 3rd चैप्टर में पढ़ी थी कि जैसे वायर से करंट पास करेंगे वायर हीट होता है। जब आप वायर से करंट पास करेंगे तो वायर क्या होगा? हीट होगा। इस इफेक्ट को क्या बताया था 3rd चैप्टर में? अभी वो पावर की 3 फार्मूला लिखी थी। जूल हीट, जूल्स लॉ करके लिखा था कि जब वायर से करंट पास करेंगे तो वायर हीट होता है। ये नेचुरली है। हम किसी भी तरह उसको कम करने के लिए ट्राई करेंगे, या जो हीट एनर्जी है इसको कहीं ना कहीं यूज कर लेना, ये हमारी बेनिफिट होती है। लेकिन नेचुरली सिमिलर मेथड ही जब इस टाइप की चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ऑब्जेक्ट पास होती है तो इसके साथ कनेक्टेड या लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड हो चेंज होगी, और चेंज होगी तो अंदर जो भी चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब वो वेव्स की तरफ पास होंगे, जिसको एडी करंट बताया जाएगा। अब जब एडी करंट पास होगा तो इसका मतलब यहाँ भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ भी क्या होगी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस। तो कहीं ना कहीं ये एडी करंट भी हम यूज कर सकते हैं या ले सकते हैं। ओके, हम लोगों ने बताया कि एडी करंट यूज करना है, जैसे हमने वहां भी काम किया था कि जूल हीट से जो हीट प्रोड्यूस होती है तो कहीं ना कहीं यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो सब वहां लिखा था। ओके, तो यहाँ भी एडी करंट जो है, एडी करंट पास होता है तो एडी करंट जो है वो कैसे कम करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे। ओके, तो उन लोगों ने रिड्यूस करने के लिए एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। ऐसा बताया कि सपोज ये फिक्स सपोर्ट है और यहाँ से प्लेट, इस टाइप की एक मेटालिक प्लेट नॉर्थ और साउथ के बीच में ऑसिलेट करेंगे, नॉर्थ और साउथ के बीच में ये ऑसिलेट करेंगे ना तो बहुत जल्दी वो बंद हो जाएगी, स्टेडी हो जाएगी। क्यों? ये दोनों के बीच से जब पास होगी, देखो पहले इसकी क्वेश्चन जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव में पूछी गई कि जब किसी भी प्लेट को
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से फ्री फॉल किया जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? A इक्वल टू जी। चलो 3 ऑप्शन से आंसर दो। जब ये प्लेट यहां से फ्रीली फॉल की जाएगी तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के E अंदर less than G. ए E less than G. E लेस देन जी, E लेस देन जी, राइट। लेकिन ऐसा क्यों? एक्सेलरेशन डिक्रीज क्यों होगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो थोड़ा थोड़ा बीच में रुक जाता है। सिंपल थिंग, एक स्टेटमेंट दे दो या सिंपल वर्ड दो, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जब ये प्लेट अंदर एंटर होती है तब तो कोई मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, तब उसकी एक्सेलरेशन जी जितनी थी। लेकिन जैसे जैसे प्लेट अंदर एंटर होगी एडी करंट प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और जिससे प्रोड्यूस होता है उसका वो अपोज करेगा, जिससे वो प्रोड्यूस होगा इसकी वो अपोज करेगा। इसका मतलब किससे प्रोड्यूस हुआ? इसकी फ्री फॉल या एक्सेलरेशन से, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से एंटर हुई, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा मतलब उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, अनलेस ए लेस देन जी। सिमिलर मेथड यहाँ, ये दोनों के बीच से जब ये पास होता है ना तो इसके ऊपर ये मेटालिक मतलब प्लेट के ऊपर ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और इसकी ऑसिलेशन जल्दी बंद हो जाएगी। तो क्यों जल्दी बंद होगी? यहाँ एडी करंट प्रोड्यूस है इसलिए जल्दी बंद होती है। तो उन्होंने पता इसको डिक्रीज कैसे करेंगे? तो उन्होंने बताया इस टाइप की स्लॉट बना दो। अब देखो स्लॉट क्या मतलब, बीच में जो मेटल था वो बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा? एज पर एग्जाम्पल जब इस टाइप की प्लेट थी और सपोज इस तरह से करंट पास होती है, अब आपने स्लॉट बना दिया तो वहां से तो करंट पास होगा ही नहीं। जब प्लेट इस तरह से रोटेट होती है तो पूरे प्लेट के अंदर एडी करंट पास होता है, लेकिन हमने स्लॉट कर दिया तो करंट की पाथ अपने आप ब्रेक हो जाएगी, करंट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और करंट की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब वो लॉन्ग टाइम तक अंदर ऑसिलेट होता रहेगा। ओके, पहले क्या था? पूरे अंदर ऐसे करंट पास होता था, अब इतने में करंट पास होगा, यहाँ करंट पास होगा, यहाँ करंट पास, करंट की इंटेंसिटी कम हो गई। ओके, एडी करंट कम मिलेगा। क्लियर? इन लोगों ने बताया इस तरह से कि फर्स्ट मेथड ऐसा होता है कि आप इसको स्लॉट में स्लॉट कर दो। स्लॉट करने का मतलब एज फॉर एग्जाम्पल आपको याद है तो बाइक के अंदर आगे जो डिस्क ब्रेक होती है ना, डिस्क ब्रेक के ऊपर ऐसे डिस्क बाहर जो दिखती है ना, वहाँ छोटे छोटे ऐसे होल रहेंगे। हाँ सर। ये इसलिए रहता है कि वो दो मैग्नेट के बीच में ऐसे पास होती है। ओके, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक पोल अपने आप इसको पकड़ में लेंगे। पहले प्लेट यहाँ होती है बाहर, जैसे इसको अंदर जाएगा इसका मतलब इसके बीच से वो प्लेट पास होती है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसका मतलब क्या? इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, मतलब वो जल्दी अपने आप क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने से स्टडी होने शुरू हो जाएगी। लेकिन बता कि ज्यादा करंट पास होगा, ज्यादा करंट पास होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो जो ब्रेक ऑयल हम रखते हैं अंदर वो जल्दी 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 क्या होता है? उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। थोड़ी टाइम में हर बार आपको ब्रेक ऑयल चेंज करना पड़ेगा, और ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, ज्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने ऊपर वो डिजाइन नहीं होती वो हॉल कर दी, स्लॉट कर देते हैं। स्लॉट करने से क्या होता है? उतने पोर्शन के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, और एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, और ऑयल को ज्यादा जल्दी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है एडी करंट डिक्रीज करने के लिए? कि स्लॉट कर दो, ज्यादा स्लॉट बना दो, मतलब वो अपने आप उसकी पाथ ब्रेक हो जाएगी। सेकेंड कि सपोज आपको कोई ऑब्जेक्ट रखनी है, सपोज मुझे ऐसी कीवर्ड रखनी है, ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है? क्यूब जैसे होते हैं, दोनों साइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल बाउंड की जाती है। तो अंदर जो क्यूब रखा जाता है ना, वो क्यूब इतना मेटालिक नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत सारी सब प्लेट्स होती है, नंबर ऑफ प्लेट्स, और नंबर ऑफ प्लेट्स मिक्स करने के बाद वो लोग ऐसी, जैसे बुक, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक, ये बुक होती है तो बुक क्या थिकनेस इतनी ज्यादा दिखती है, लेकिन चेक करो इतने सारे स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सपोज मान लो कि यहाँ करंट पास होता है तो करंट कंटिन्यू होगा कि जितने जितने पेज है उतने पोर्शन में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
मतलब उन लोगों ने क्या बताया कि जब पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप पूरा मेटल नहीं, लेकिन नंबर ऑफ प्लेट्स लेंगे तो उतने डिवीजन के अंदर वो एडी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, और जब कम इंटेंसिटी होगी तो ज्यादा वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो एडी करंट किसने ऑब्जर्व किया, एडी करंट क्या है, इसको डिक्रीज करने की जो 2 मेथड है वो लिखेंगे तो एडी करंट वाली शॉर्टकट कंप्लीट हो जाएगी। बराबर। अब इसकी यूज, मेन चीज तो यही है, वो आपको कंप्लीट करना है। एडी करंट वाली यूज मतलब 16 और 17, 16 एडी करंट है और 17 इसका यूज, और ये थियरी प्रॉपरली प्रिपेयर करना है क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई थियरी है। कौन सी, कहाँ का एडी करंट वाली थियरी यूज होती है? सबसे पहले तो उसने लिखा मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। इनिशियली चेक करो, पहले जो ट्रेन थी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी और ब्रेक लगाए तो भी बहुत सारे डिस्टेंस के बाद वो स्टडी होती थी। अभी भी होता है, इंस्टेंट स्टडी नहीं होता, उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी एक चीज है, अभी हम इंस्टेंटली ब्रेक दे सकते हैं। कैसे? तो उसके व्हील जो है वो टायर की तरह नहीं होते, मेटालिक होते हैं। जैसा ब्रेक अप्लाई करेंगे ना तो इसके सराउंडिंग नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप आ जाएंगे, मैग्नेट आएगा, मैग्नेट के बीच से जब वो रोटेट होती है इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और जिससे प्रोड्यूस है उसकी अपोज होगी। मतलब जैसे मैग्नेट आया उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, अपने आप ब्रेक अपीयर हो जाएगी। ट्रेन में ऐसे भी इंस्टेंट ब्रेक नहीं लगा सकते, स्लोली स्लोली ब्रेक लगानी पड़ती। तो ये स्लोली ब्रेक वाली मेथड है कि सभी व्हील के साथ में ऐसे मैग्नेट आएंगे। मैग्नेट इसका मतलब क्या होता है कि अपने आप वो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस का मतलब अपने आप उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ओके, तो ये मेथड भी एडी करंट से होती है। उसने लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबाउट द रेल in some electrically powered train. When the electromagnets are active, the eddy current induced in a rail oppose the motion of the train. There is no mechanical linkage and braking effect is a smooth. Mechanical brake होती है ना, जैसे ब्रेक देंगे तो इंजन को लगा, बाकी सब जब पीछे जो कोच है हाँ एक दूसरे से कोलिड हो जाएंगे या आगे निकल जाएंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए इस टाइप की ब्रेक चाहिए, मैकेनिकल ब्रेक की यूज वहां नहीं कर सकते। सेकंड बता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का सभी हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, इसमें हो गया, लेकिन फिर भी बताया गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर, वो गैल्वेनोमीटर के अंदर कभी कभी नॉन मैग्नेटिक मेटल भी यूज की जाती है, और नॉन मैग्नेटिक मेटल जब यूज की जाएगी तब स्टेडी डिफ्लेक्शन के लिए ये काम हो सकता है। स्टेडी डिफ्लेक्शन के लिए ओके ये वर्क होता है। एज पर एग्जाम्पल नॉर्मल जनरेटर चेक करो ना, वो रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है, लेकिन बीच में वहां आयन, सिलेंड्रिकल आयन होता है, सॉरी आयन का सिलेंडर होता है। आयन का जो सिलेंडर होगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या करेगा? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये चीज बहुत कम यूज में आती है, लेकिन क्विकली वो कॉइल रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। सब उन लोगों ने लिखा है, पढ़ो पता चलेगा कि सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव ए फिक्स्ड कोर मेड ऑफ द नॉन मैग्नेटिक metallic material. When the coil oscillate, the eddy current generated in the core oppose the motion and bring the coil to rest quickly. इसका मतलब क्या है कि करंट की मैग्नेटिक फील्ड और अंदर से मिला जो फील्ड दोनों इक्वल होगी तब स्टेडी करंट होगा, और करंट बन के अंदर क्विकली वो 0 पे आ जाएगा। लेकिन सेकंड नंबर नॉर्मल यूज बताया, बाकी सब यूज जो है उसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। बाद में इंडक्शन कॉइल, ये इंडस्ट्री में होता है, ये इंडस्ट्री में रहता है। फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर के अंदर आपने मेटल या इसकी अलॉय रख दी, साइड में स्प्रिंग रख दी, करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और वो मैग्नेटिक फील्ड एसी करंट से प्रोड्यूस की जाती है, मतलब चेंज होने वाली करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, तो अंदर जो फिलअप की हुई मेटल है या अलॉय है उसके साथ एसिड फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और वहां भी इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इतना ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा कि I2RT से मिलने वाली हीट एनर्जी से पूरी मेटल मेल्ट हो जाएगी। ओके, तो वो भी इसमें लिख दिया है। ओके, फोर्थ में लिखा है इलेक्ट्रो पावर मीटर। तो ये तो बहुत पुराना हो गया, अभी नहीं है, अब तो डिजिटल है। वो डिश ऐसा रोटेट होती है, एल्यूमिनियम डिश,
दो रॉड के बीच में से डिस्क रोटेट होती है, जैसी रोटेशन होती है से इसके नंबर रोटेट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी वाली बिल ले, लेकिन इससे अच्छा बताएं तो हमारे जो स्पीडोमीटर व्हीकल के अंदर अभी भी उस पर डिपेंड करता है। स्पीडोमीटर के नीचे अंदर ड्रम होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम, और वो ड्रम जो रहता है ओके वो मैग्नेट के अंदर रहता है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे ड्रम स्पीडली रोटेट होगा, और स्पीडली रोटेट होगा तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा। जितना करंट बढ़ेगा उतना वो मतलब वो नीडल है ऊपर आएगा। अपने करंट मतलब कम स्पीड की ड्रम की स्पीड डिक्रीज हो गई, ड्रम की स्पीड डिक्रीज हुई तो मतलब इंड्यूस करंट डिक्रीज हुआ, स्पीडोमीटर अपने आप नीचे चला जाएगा। वो स्पीडोमीटर की जो थियरी थी, जो मेथड है, वही मेथड वो पुरानी डिश वाली इलेक्ट्रिक मीटर में थी। ओके, ज्यादा करंट पास करके स्पीड में वो घूमेगा, स्पीड से घूमेगा तो वो रोटेशन नंबर का वो जल्दी होगा, तो इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा मिलेगा। लेकिन कम करंट यूज किया तो कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, रोटेशन कम होगा, उसका स्लो हो जाएगा। मतलब स्पीडोमीटर में भी अभी ये चीज है, डिजिटल वो भी हो गए हैं, तो वो भी डिजिटल हो गए, लेकिन अभी भी टू व्हीलर सब में वो नीडल वाली जो स्पीडोमीटर आती है उस पर डिपेंड है। चार यूज जो दिए वो हमको याद रखना है एडी करंट के। तो आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, सभी क्वेश्चन जो है पहले सभी वो मोशनल ईएमएफ के हैं, और बाद में जो बताया वो एडी करंट के है। क्लियर? तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे आज। सेकंड चीज में मेन चीज क्या याद रखना है कि अब जो बाकी बचा ओके वो इंडक्टेंस एंड जनरेटर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड जनरेटर, इतने टॉपिक्स रहे हैं। ओके, पहले आज इसका कंप्लीट कर दो। गुड डे सर। लेस देन ग्रेविटेशन होगा ना, वो एक बार समझा दो ना। कौन सा? हेलो, फिर से बोलो। लेस देन ग्रेविटेशन वो वाला। नेचुरल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन से कम होगा। ओके, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, ये वाली बात कर रहे हैं। हाँ। ओके, सपोज ये फील्ड नहीं होती और सपोज मैंने यहाँ से 20 ऊपर से फ्री की, तो पहले नीचे आता है कौन सा ग्रेविटेशन होगा? जी का। जैसे जैसे 20 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगी, उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं पता चला तो ऐसा याद रख सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और ये करंट जिससे प्रोड्यूस होता है इसके ऑपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ये इंड्यूस ईएमएफ अंदर प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, किससे प्रोड्यूस हुआ? जब ये डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई इसकी, और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई विद एक्सेलरेशन जी, तो इसके अपोज में एक फोर्स लगेगा। ओके, और इसके अपोज में फोर्स लगे, इसका मतलब सिंपल चीज समझो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, जो इसको रिपल्सिव फोर्स देगी, और रिपल्सिव फोर्स देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन जो नीचे आनी चाहिए इससे इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। कब तक? ये दोनों के बीच में स्पीड से बाहर आएगी, फिर से भी वह एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी से ही नीचे जाएगी, लेकिन जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वहां उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। अभी नहीं बता, ट्रेन में भी ऐसा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आएंगे तो व्हील की जो स्पीड है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट आने से जिससे वो करंट प्रोड्यूस हो उसकी वो अपोज करेगा, उसको क्या करेगा? अपोज। इसलिए जहां तक फील्ड है वहां तक उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ए की वैल्यू ऑलवेज जी से कम होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज कंप्लीट। ओके, इस बार की टेस्ट की शेड्यूल आ गई है, यूनिट टेस्ट वाली, वो लोग आपको टाइम टेबल रखेंगे। ओके जी, 2 6 पेपर, हाँ ओके जी, 2 6 सर। चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 3 4 5 होगा। हाँ सर, 3 4 6। 3 4 છે તો કઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, 5 હોય તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આપણે તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। બરાબર, નોટબુક લેવી પડશે એકમ કસોટી માટે? હવે એ ત્યાં સ્કૂલમાં પૂછવા જાય, એ બધા ક્વેશ્ચન સિલેબસ બહારના છે, બહુ અઘરા છે, બરાબર। એમને પૂછે બધી નોટબુકો પાછી લાવો, ચલો પહેલા પછી અમે ટેસ્ટ આપીશું, એવું કહેવાનું તમારે। બધા આમઠા એકવાર મેસેજ મૂકવું કે હવે નોટબુક પાછી આપો, પછી ટેસ્ટ અપાશે, બરાબર। ઓકે, ડે સર। ગુડ ડે। Bye, sir.